एपिसोड 104 मुग्धा का सच। वहीं दूसरी तरफ जंगल से दूर भागता जा रहा असवांग कबीले का सरदार फोन पर घबराते हुए कहता है, हम उस लड़के को मारने में नाकामयाब रहे। पृथ्वीराज जोर से फोन पर चिल्लाता है, क्या बक रहे हो तुम? कबीले का सरदार अपनी तेज सांसों पर काबू करने की कोशिश में बोलता है, बक नहीं रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ, वरना वो लड़का तो आज सब कुछ खत्म ही कर देता। पृथ्वीराज गुस्से से अपने हाथों में पकड़ा कांच का गिलास फर्श पर पटक देता है। कांच छोटे छोटे टुकड़ों में हर तरफ बिखर जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सरदार एक पेड़ का सहारा लेते हुए हाफता हुआ कहता है, मुझे कैसे पता होगा? तुम बताओ पृथ्वीराज, तुमने जानबूझकर मेरे कबीले के लोगों को वहां मरने के लिए भेजा था? मुझे पता नहीं था कि तुम हमारी सदियों पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हो। पृथ्वीराज बौखला कर बोलता है, तुमसे दुश्मनी निकालनी होती तो मैं सीना तान कर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता। पृथ्वीराज छुपकर किसी पर वार नहीं करता, भले ही उसका जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। हमने तुम्हें इस लड़के को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि ये लड़का हमारे बस का नहीं है। हमने बहुत कोशिश की थी इसे मारने की, लेकिन हम हर बार नाकामयाब रहे थे। वहीं कबीले के सरदार ने आगे बताते हुए कहा, हैरानी की बात यह है कि मेरे आदमियों ने मार मार कर उसकी धड़कनें उससे छीन ली थी और मैंने खुद उसकी सांसें उखड़ती हुई देखी थी। लेकिन न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चांद की तेज रोशनी उसके शरीर पर पड़ी और उसकी सांसें फिर से चलने लगी और वो देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने जिंदा हो गया। पृथ्वीराज ये सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, आखिर वही हुआ जिस मौत का डर था। कबीले का सरदार हाफता हुआ पूछता है, किस बात का डर था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना पृथ्वीराज जरूरी नहीं समझता और बस इतना ही कहता है, तुम अपने आदमियों को लेकर जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। वही फोन पर बात करने के दौरान पृथ्वीराज अपने सामने किसी ऐसे चेहरे को देखते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनके हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। पृथ्वीराज की आंखों के सामने मिहिर मुग्धा का हाथ पकड़े खड़ा होता है। वही मिहिर जिसकी कुछ ही पल पहले सांसें उखड़ चुकी थी, अभी वही मिहिर मुग्धा का हाथ पकड़े सही सलामत उनके सामने खड़ा हुआ है। पृथ्वीराज ने गुस्से में मुग्धा से कहा, उसका हाथ छोड़ो मुग्धा। मुग्धा एकटक पृथ्वीराज को देखती हुई अपना सिर ना में हिलाती है। मिहिर मुग्धा का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर पृथ्वीराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से मिहिर और मुग्धा का हाथ पकड़ते हैं अलग करने के लिए, लेकिन जैसे ही उनका हाथ मिहिर के हाथ पर पड़ता है, उन्हें एक जोर का झटका लगता है और अपने आप उनका हाथ छिटक जाता है। मिहिर की आंखें घूर कर पृथ्वीराज को देखती हैं। पृथ्वीराज झुंझुलाकर लगभग चिल्लाते हुए अपनी हर एक बात पर दबाव डालते हुए कहते हैं, सुना नहीं तुमने मुग्धा? मैंने कहा इस लड़के का हाथ छोड़ दो। मिहिर की आंखों में आज एक अलग सी चमक नजर आ रही होती है और वो आगे बढ़कर पृथ्वीराज को जवाब देते हुए कहता है, मुग्धा ने बहुत सुन ली आपकी बातें और बहुत कर ली आपके मन की, लेकिन अब नहीं, अब सिर्फ वही होगा जो मुग्धा चाहेगी। ये सुनकर पृथ्वीराज अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी बेटी क्या करेगी और क्या नहीं? ए लड़के, तुम अभी जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं जब चाहूँ तुझे पल भर में चींटी की तरह मसल सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत आओ और निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। मिहिर कहता है, आप मुझे चींटी की तरह मसल देंगे? इतना बोलकर वो मुग्धा को लेकर सामने सोफे पर जाकर बैठते हुए कहता है, मसलिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पृथ्वीराज गुस्से में अपने टेबल के दराज से एक बंदूक निकालकर मिहिर की तरफ तानते हुए बोलता है, अब तू देख। अगले ही पल मिहिर पृथ्वीराज की तरफ अपना हाथ करता है और पलक झपकते वो बंदूक पृथ्वीराज के हाथ से मिहिर के हाथ में आ जाती है। ये देखकर पृथ्वीराज के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो मुग्धा की ओर देखते हुए कहता है,
मैं तुम्हें एक आखिरी बार मौका दे रहा हूँ मुग्धा। अभी इस लड़के का हाथ छोड़ो और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनते ही मुग्धा ने कहा, क्यों पापा, आप क्यों हम दोनों को अलग करना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बेटी खुश रहे? आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ मिहिर के साथ है? मैंने बचपन से आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई फरमाइश नहीं रखी। जैसा आपने चाहा मैं वैसा ही जीती आई। आज पहली बार मैंने अपने लिए कुछ फैसला किया है और आपको वो भी मंजूर नहीं। पृथ्वीराज ने मुग्धा को बीच में रोकते हुए कहा, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपनी जिंदगी के सही फैसले ले सको। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है। तभी मुग्धा ने नम आंखों से कहा, आप हमेशा से यही तो करते आए हैं पापा। आप जो चाहते हैं वही मुझे करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन अब और नहीं पापा। मैं मिहिर से प्यार करती हूँ और किसी भी कीमत पर अब मिहिर का साथ नहीं छोड़ूंगी, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। पृथ्वीराज गुस्से में 2 कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुग्धा बोलती जा रही होती है, काश आप अपनी बेटी के जज्बातों को समझ पाते पापा। काश आप ये जान पाते कि आपकी ये मुग्धा क्या चाहती है। मैं जिन पापा से इतना प्यार करती थी, आप तो वो पापा है ही नहीं। आप बदल गए हैं पापा, आप बदल गए हैं। मुग्धा की ये बात सुनकर पृथ्वीराज कुछ बोलते उससे पहले माया बीच में आ जाती है और गुस्से में मुग्धा से कहती है, शट अप मुग्धा, मैं कब से देखे जा रही हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने पापा से कैसे बात करनी है। यही प्यार था तुम्हारे मन में अपने पापा के लिए कि इस 2 कौड़ी के लड़के के लिए तुम अपने पापा के इज्जत और उनका प्यार ठुकरा कर अपने ही शादी के मंडप से भाग गई और अब अपने पापा को ही हर बात का कसूरवार ठहरा रही हो। अभी शायद माया और भी बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन मुग्धा ने उनको बीच में ही रोकते हुए कहा, प्यार की बात आप कर रही है मॉम, आप जिन्हें शायद प्यार का मतलब भी पता ही नहीं है, जिन्हें खुद अपनी शर्तों पर जीना पसंद है और जो जीती भी खुद के लिए ही है। माया ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी हद में रहो मुग्धा, मैं पृथ्वी नहीं हूँ जो चुपचाप तुम्हारी बात सुनती जाऊं। अब मुग्धा ने भी गुस्से में अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हद में तो आप लोग नहीं रह रहे थे मॉम। मुझे एक बार नहीं बार बार धोखा दिया आप लोगों ने, मुझसे किया गया वादा तोड़ा है और आज आप मुझे इज्जत और प्यार के बारे में समझा रही हैं। जब प्यार देने का वक्त था तब तो आपने कभी अपनापन दिखाया नहीं, हमेशा पापा को मेरे खिलाफ भड़काया ही, हमेशा मुझे पराया होने का एहसास करवाया। कभी आप मेरी सगी माँ बन ही नहीं पाई, इसलिए आज मुझे समझाने की नाकाम कोशिश आप तो बिल्कुल मत कीजिए। मेरे और मेरे पापा के बीच आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मुग्धा की बात सुनकर माया चुपचाप खड़ी सब सुनती रहती है। आज माया के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मुग्धा ने आज सबको सच का आईना जो दिखा दिया। एक बार फिर मुग्धा अपने पापा से मिन्नत करते हुए कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, आपको दुख देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरे प्यार मिहिर को अपना लीजिए। मैं मिहिर के बिना नहीं जी पाऊंगी पापा, प्लीज। ये सुनकर पृथ्वीराज अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर मुग्धा मिहिर की तरफ देखते हुए कहती है, चलो मिहिर, यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। जहाँ लोग हमारे प्यार की और हमारी इज्जत न करें, वहाँ एक पल भी रहना मुझे अब गवारा नहीं है। जो लड़की अपने पापा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी, उसी लड़की की बातें सुनकर हर कोई हैरान है। आज इस बदली हुई मुग्धा को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है सच्चे प्यार की ताकत क्या होती है। आज ये मुग्धा को देखकर साफ समझ आ रहा है। मिहिर ने मुग्धा की ओर देखते हुए प्यार से कहा, जाएंगे मुग्धा, हम यहाँ से जरूर जाएंगे, लेकिन मेरे मामा जी को साथ लेकर। इतना कहकर मिहिर मुग्धा का हाथ पकड़कर ओल्ड विला की बेसमेंट की तरफ चला जाता है, जहाँ मिहिर के रतन मामा को कैद करके रखा गया है। मिहिर को बस रतन मामा की तलाश रहती है, इसलिए बिना किसी से डरे सीधा बेसमेंट के अंदर घुस जाता है। उसकी आंखें बस अपने मामा को तलाश रही होती हैं। अभी मिहिर के अंदर गजब का आत्मविश्वास नजर आ रहा होता है। आज मिहिर का डर अपने मामा को लेकर उनके लिए प्यार और अपनेपन के आगे हार जाता है। मिहिर अंदर पहुंचकर देखता है कि मामा जी बेसमेंट के एक कोने में बेसुध पड़े हुए दर्द से कर्रा रहे होते हैं। अपने मामा का दर्द देखकर मिहिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिहिर मामा को लगी चोटों को देखकर गुस्से से भर जाता है।
और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मुग्धा से कहता है, जिन लोगों ने मेरे मामा का ये हाल किया है, मैं उनका इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। मिहिर को देखते ही रतन मामा भावुक होकर कर्राते हुए कहते हैं, मिहिर, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम जरूर आओगे मेरे पास। बस तुम्हें एक झलक देखने की चाह में मेरी आंखें खुली हुई थी मेरे बच्चे। अब तो मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। ये सुनकर मिहिर मामा जी को गले से लगा लेता है और कहता है, अब मैं आ गया हूँ मामा जी। अब मैं भी देखता हूँ कि कौन आपको हाथ भी लगा सकता है। एक हाथ में मुग्धा का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ में मामा जी को सहारा देते मिहिर बाहर आता है। बाहर विवान रास्ता रोके मिहिर के सामने खड़ा होता है और वो मिहिर को देखकर हंसते हुए कहता है, अरे देखो तो, एक तरफ में महबूबा और दूसरी तरफ में बेचारा घायल मामा। कहाँ तक जा पाओगे मिहिर ऐसे इनको लेकर? अरे छोड़ भी दो अपने मामा को हमारे लिए, हम इनकी काफी अच्छी खातिरदारी करेंगे। विवान की बात सुनकर मुग्धा उसे गुस्से से घूरती है। विवान ने देखा कि मिहिर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो विवान ने हंसते हुए मिहिर को उकसाते हुए आगे कहा, ऐसे क्या भाग रहा है मिहिर चूहों की तरह? अगर दम है तो मर्दों की तरह लड़ मुझसे। मिहिर पलटकर विवान को देखता है और मिहिर की आंखों की चमक देखकर एक पल के लिए विवान के शरीर में एक सिरहन दौड़ जाती है। लेकिन अभी मिहिर का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुग्धा और अपनी मामा जी के जख्मों पर होता है। मिहिर ने विवान की फालतू बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वहाँ से जाने लगा। ये देखकर विवान और जोरों से मिहिर को उकसाने वाली बातें करने लगता है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अब आए हो तो थोड़ा हमसे भी दो चार बातें कर लो। मैंने सुना तुम मर गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए? जब विवान ने देखा कि उसकी बातों का मिहिर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो आखिरकार विवान गुस्से में जोर से मिहिर से बोला, ये मुग्धा जिससे तुम प्यार करते हो ना, जान तक दे सकते हो जिसके लिए अपनी, इसी मुग्धा ने तुमसे झूठ बोला है मिहिर। अपनी सच्चाई छिपाई है तुमसे, अपनी जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी बात छुपाई है इस मुग्धा ने तुमसे। ऊप्स, ये क्या बोल दिया मैंने? सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था। विवान ने तुरंत हंसते हुए कहा। ये सुनकर मिहिर एक पल के लिए ठहर जाता है और मुड़कर विवान को हैरानी से देखने लगता है। अरे क्या हुआ? तुम इतना हैरान परेशान क्यों लग रहे हो मिहिर? सच में नहीं बताया क्या मुग्धा ने तुझे? अरे रे, तुझे इतना बड़ा धोखा दिया मुग्धा ने। विवान ने एक बार मिहिर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए मुग्धा की ओर देखते हुए कहा। मुग्धा के बारे में गलत बातें सुनकर मिहिर को गुस्सा आ जाता है और मुग्धा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। मिहिर तुरंत विवान का कॉलर पकड़ लेता है और विवान को मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुग्धा के बारे में कुछ भी कहने की? तुझे जो बोलना है मुझसे बोल, लेकिन अगर मेरी मुग्धा के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मुग्धा उन दोनों के बीच आ जाती है और कहती है, यहाँ से चलो मिहिर, इसके जैसों से बात करके अपना टाइम नहीं खराब कर सकते हम। विवान अपना कॉलर ठीक करते हुए मिहिर को और गुस्सा दिलाने के लिए आगे बोला, लड़की के रोकने से रुक क्यों गया? डरपोक कहीं का, हिम्मत है तो लड़ना, मुझे क्या घूर रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुग्धा से पूछ, क्या छुपा रही है वो तुझसे? ये सुनकर मुग्धा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती है। उसे पता है कि विवान किस बारे में बात कर रहा है। मुग्धा को कुछ ना बोलता हुआ देख विवान मिहिर के करीब जाकर कहता है, जिस लड़की से तू प्यार करता है ना, ये कोई आम लड़की नहीं है। मिहिर को ये सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मुग्धा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता जाता है। विवान चिल्लाकर कहता है, जिसे तू अपनी पत्नी बनाने की सोच रहा है वो एक लड़की नहीं है, वो एक शैतान है, एक वैम्पायर है। बस इतना सुनते ही मिहिर के चलते चलते कदम एकदम से रुक जाते हैं और मिहिर के हाथ से मुग्धा का हाथ छूट जाता है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या मुग्धा का सच जानकर मिहिर मुग्धा से अलग हो जाएगा? क्या मुग्धा और मिहिर की प्रेम कहानी बस यहीं तक की थी?